हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़ोमैटो आईपीओ के ऊपर डिस्कस करने आया हूं। बहुत लोग ज़ोमैटो आईपीओ को लेकर कंफ्यूज हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं इस आईपीओ के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा, इनके बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे और देखेंगे कि क्या ये फ्यूचर में प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन सकती है या नहीं। और वीडियो के लास्ट में मैं अपना भी ओपिनियन बताऊँगा क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि इस आईपीओ के बारे में, ज़ोमैटो के बारे में तो ज़्यादातर लोगों को सबको पता ही है कि ये इंडियन एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो फूड डिलीवरी का काम करती है और ये वर्ल्ड वाइड 24 कंट्रीज़ के 10,000 सिटीज़ में इसका सर्विस चल रहा है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के 500 सिटीज़ में इसकी सर्विस चल रही है। इस कंपनी को दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा ने 2008 में स्टार्ट किया था। तो ये कंपनी 2020 में कंपनी ने लॉस दिखाया है। एक्चुअली ये कंपनी 2019 से 2021 तक लॉस में ही रही है और आने वाले 2022 में भी ये कंपनी लॉस में ही रहने वाली है। तो ये कंपनी अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, अपने किसी भी शेयर होल्डर्स को ये प्रॉफिट नहीं दे पाएगी ये कंपनी। तो ये कंपनी अभी फ़िलहाल लॉस मेकिंग कंपनी है और इस कंपनी के जो मेन शेयर होल्डर्स हैं वो हैं इन्फोएज, यूबर, अलीपे सिंगापुर, एंडफिन सिंगापुर। अगर हम इसके मेन कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो एक है स्विगी और दूसरा है अमेज़न। स्विगी इसे टफ कंपटीशन तो दे ही रहा है, अब अमेज़न भी इनके लिए एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर्स बन करके आएगा। अमेज़न ने भी फूड डिलीवरी का काम शुरू कर चुका है और इनके पास ऑलरेडी कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अमेज़न पर लोगों को ट्रस्ट भी है और इनके पास ऑलरेडी कस्टमर बेस भी है। तो इसीलिए इनको कस्टमर बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर्स इस ज़ोमैटो के लिए आ सकता है। तो ज़ोमैटो क्योंकि अभी लॉस में चल ही रहे हैं 2019 से 22 तक के लिए, तो ये लॉस में ही रहने वाले और आने वाले टाइम में ये कंपनी सिर्फ लॉस को रिकवर करेगी, क्योंकि इतने पे अगर अभी जब इनके पास कॉम्पिटिटर्स की कमी है तो ये अपना लॉस को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर अब जो अमेज़न भी जब आने वाला है तो फिर जो इनके कस्टमर बेस है वो कुछ अमेज़न की तरफ भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि सेम कस्टमर अभी जब देखा गया प्रैक्टिकली सेम कस्टमर स्विगी से भी ऑर्डर करता है और वही कस्टमर जो है ज़ोमैटो से भी ऑर्डर करता है। लेकिन अब एक और ऑप्शन आ जाएगा अमेज़न, तो हो सकता है कि लोग जो है कि अमेज़न से ज़्यादा ऑर्डर करने लग जाए, फिर ज़ोमैटो से करे, फिर स्विगी से करे। ज़ोमैटो को अपना कस्टमर बेस बनाए रखने के लिए और कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए ज़ोमैटो को अपने हर ऑर्डर पर इसे स्कीम देना पड़ेगा, और अगर स्कीम देते हैं ज़ोमैटो तो फिर इनका अर्निंग रिकवरी जो है, लॉस रिकवरी, ये और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़ोमैटो को एटलीस्ट 5 ईयर लग सकता है अपना लॉस को रिकवर करके इसे बाहर आने में। इस कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए हो सकता है ज़ोमैटो को अपने बिज़नेस मॉडल में कुछ चेंजिंग करना पड़े। इसके लिए हो सकता है ज़ोमैटो को अपने बिज़नेस मॉडल में कुछ चेंजिंग करना पड़े। हो सकता है इसे अमेज़न की तरह ही ऑनलाइन शॉपिंग का भी प्लेटफॉर्म ज़ोमैटो को लॉन्च करना पड़ जाए और भी बहुत कुछ चीज़ें जिसकी वजह से कि इनका लॉस रिकवर होने लग जाए। हाँ, अभी इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है और आईपीओ में अगर देखें तो ये 20 to 25% रिटर्न्स दे सकता है। अगर आप रिटर्न्स के हिसाब से लेना चाहते हैं, आईपीओ रिटर्न्स के लिए अगर हम यहाँ पर लगाना चाहें तो फिर उस चीज़ के लिए आप पैसे लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है लॉन्ग टर्म के लिए अभी पैसे लगाना सही नहीं है। और अगर हम इसके आईपीओ की बात करें तो इस कंपनी की आईपीओ 14 जुलाई को शुरू हो रही है, 16 जुलाई में इस कंपनी की आईपीओ बंद होगी और इसके जो है कि फेस वैल्यू जो है 1 रुपीज़ है। ये 1 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर शेयर का आगे चल करके स्प्लिटिंग होना मुश्किल है। और अगर हम इस शेयर की इशू प्राइस की बात करें, इशू प्राइस वो होता है कि जितना रुपीज़ ये शेयर मार्केट से इकट्ठा करना चाह रहे हैं वो है 9,375 करोड़ रुपीज़। अब इसमें इशू प्राइस में दो तरह के होते हैं, एक फ्रेश इशू होते हैं, एक ऑफर फॉर सेल होता है। फ्रेश इशू उसे कहते हैं जब कंपनी खुद के एक्सपेंशन के लिए कंपनी पैसे लगाती है, खुद के कंपनी में लगाती है पैसे, तो वो होता है फ्रेश इशू। और ऑफर फॉर सेल वो होता है जब कोई कंपनी में ऑलरेडी कोई शेयर है, उस शेयर होल्डर्स को अगर जाना होता है, निकलना है इस कंपनी से, तो उन्हें पैसा देना होगा। तो ये पैसे जो देने वाले हैं ये इन्फोएज को देने वाला है। तो पैसे जो है इन्फोएज को तो खैर कम ही दे रहे हैं, ज़्यादातर पैसे कंपनी अपने इसमें एक्सपेंशन में लगा रही है। हो सकता है कंपनी अपने लॉस को रिकवर करे, जो इस 2-3 साल में जो इन कंपनी को अगर देखा जाए तो लगभग 9,000 करोड़ रुपीज़ का ही लॉस हुआ है। तो इस लॉस को ये कंपनी जो है अपना रिकवर करना चाह रहा है ताकि इनका बैलेंस शीट जो है बैलेंस्ड रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये कंपनी अपना लॉस को छिपाने की कोशिश कर रही है। और अगर हम इस आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर के परसेंटेज की बात करें तो स्टार्टिंग में इस आईपीओ में
35% रिटर्न इन्वेस्टर के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोटा था। लेकिन क्योंकि ये कंपनी लॉस में है तो इस कंपनी को सेबी ने 35% से नीचे करके 10% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोटा कर दिया है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स से इतने पैसे इस कंपनी को नहीं फंड इकट्ठा नहीं करने देंगे, क्योंकि ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो इस चीज़ों के लिए लॉस मेकिंग कंपनी के लिए जो है कि इतना बड़ा रिस्क रिटेल इन्वेस्टर को नहीं लेने दे सकता है, क्योंकि 35% अगर कंपनी सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर से पैसे उठा लेते तो ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक बहुत नेगेटिव पॉइंट भी था। तो इस चीज़ों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कंपनी में कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं होने वाला है कि यहाँ से पैसे डबल या ट्रिपल हो जाएंगे और उसके बाद से शेयर की कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर इसे बढ़ाएगा शेयर की कीमत को तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर बढ़ा सकता है। कंपनी अपने बैलेंस शीट के हिसाब से शेयर की वैल्यू को अभी फ़िलहाल नहीं बढ़ा पाएगी। अगर अभी इस शेयर की वैल्यू सपोज करिए 76 रुपीज़ है, तो अगले साल अगर नेक्स्ट ईयर अगर लॉस होती है तो हो सकता है इस शेयर की वैल्यू 70 रुपीज़ हो एक्चुअल वैल्यू, लेकिन ऑपरेटर हो सकता है इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करा करके 80 रुपीज़ प्लस रखे या 100 रुपीज़ प्लस रखे। वो ऑपरेटर का एक चाल होता है, लेकिन एक्चुअल शेयर वैल्यू देखा जाए तो वो 70 के आसपास ही रह पाएगा। तो ये 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ ये तो ओवर वैल्यूड हो गया इस प्राइस पर, तो इस शेयर को अभी नहीं लेना चाहिए। तो ये था जोमेटो IPO के बारे में। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे आपको ये तो मालूम हो ही चुका, 14 जुलाई को IPO ओपन होने वाला है, 16 जुलाई को IPO क्लोज होने वाला है, 22 जुलाई में या अलॉटमेंट मिल जाएगा, अलॉटमेंट का आ जाएगा रिजल्ट, और जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा उसके पैसे रिफंड 23 जुलाई में हो जाएगा, और 26 जुलाई में सबके अकाउंट में डीमैट अकाउंट में IPO डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिया जाएगा, एंड 27 जुलाई को ये इसकी जो है लिस्टिंग हो जाएगी। तो 27 जुलाई जो है असल में इसका मेन डेट है। अभी तक में तो यहाँ से आगे बहुत वक्त है। अभी मार्केट देखिए क्या होता नहीं होता। ग्रे मार्केट में हो सकता है कि इंक्रीजिंग भी हो पैसे की, ग्रे मार्केट में शेयर की वैल्यू इंक्रीज भी हो जाए और डिक्रीज भी हो सकता है। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर मार्केट का सेंटीमेंट बहुत अच्छा रहा तब तो इंक्रीज भी हो सकता है या कांस्टेंट रहेगा, और अगर मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब हो गया तो हो सकता है डिक्रीज कर जाए। और अब लास्ट बात आता है, क्या इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए अभी पैसे लगाने चाहिए? तो अभी मेरे ओपिनियन से इस कंपनी में पैसे लगाने के लिए मैं बिल्कुल मना करूँगा, और मैं इस कंपनी के IPO में अप्लाई करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इस कंपनी पे वेट करूँगा। अगर ऐसा कुछ होगा, कंपनी फ्यूचर में अगर अच्छा करती है तो मैं इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर पैसे लगाऊंगा, लेकिन अभी ना तो मैं IPO में लगाऊंगा और ना ही इस कंपनी का मैं अभी कोई शेयर वगैरह बाद में लिस्टिंग होने के बाद भी खरीदूंगा, जब तक कि इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स अमेज़न नहीं आ जाता है। और उसके बाद मैं 6 महीना साल भर देख लूँगा कि कंपनी का कॉम्पिटिटर्स इसको कितना कॉम्पिटिशन दे पा रहा है। फिर जो कंपनी उस टाइम बेस्ट होगा उस कंपनी में हम IPO में भरेंगे। अगर अमेज़न भी IPO लाता है तो फिर उसके लिए देखा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ। आप लोग भी अगर चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, या आप लोग अपने स्टडी के हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैं इस कंपनी के IPO में इन्वेस्ट नहीं करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू।